अध्याय 10 देख लेते हैं। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में जानते हैं। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। क्या आप जानते हैं कि सभी जीव चाहे बड़ा ही क्यों न हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है। सभी जीव अपना जीवन के सभी जीव जो अपने जीवन का प्रारंभ करते हैं अब एक कोशिका से करते हैं। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, आप आश्चर्य हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, सभी सजीवों की विशेषता है। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं। सभी कोशिकाएं जो होती हैं दो भागों में विभाजित होकर जनन करते हैं, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि व विभाजन करती हैं। इस पैतृक कोशिका और इसकी संतति वृद्धि व विभाजन के बाद एक नई कोशिकीय जनसंख्या का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका से ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती हैं। कोशिका चक्र, पहला पॉइंट देख लेते हैं। कोशिका चक्र। कोशिका विभाजन सभी जीवों के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। एक कोशिका विभाजन में डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि होती है। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती हैं कि कोशिका विभाजन सही होता है व संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। घटनाओं का यह अनुक्रम, जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। यद्यपि कोशिका वृद्धि कोशिका द्रव्यी वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है, जिनमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र के किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रकों में वितरित हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। 10वां पॉइंट का पहला देख लेते हैं। कोशिका चक्र की प्रवस्था के बारे में देख लेते हैं। कोशिका चक्र की प्रवस्था एक प्रारूपी यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती हैं। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। उदाहरण, ईस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने से लगभग 90 मिनट लगते हैं। ईस्ट के कोशिका चक्र को पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। कोशिका चक्र की दो मूल प्रवस्थाएं होती हैं। पहला है अंतरावस्था इंटरफेज, दूसरा है एम प्रवस्था सूत्री विभाजन माइटोसिस फेज। अब सूत्री विभाजन एम अवस्था, सूत्री विभाजन दूसरा वाला देख ले। सूत्री विभाजन यम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है, यम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों होता है। यम प्रावस्था वाले में
कोशिका विभाजन और समसूत्री विभाजन होता है। और अंतरावस्था, पहला वाले में देख लेते हैं। अंतरावस्था दो क्रमिक एम प्रवस्थाओं के बीच की प्रवस्था को व्यक्त करता है। अंतरावस्था दो क्रमिक यम प्रवस्थाओं के बीच के प्रवस्था को व्यक्त करता है। यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका का औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि की 95% से अधिक अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होता है। एम प्रवस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन कैरियोकाइनेसिस से होता है। यम प्रवस्था का जो आरंभ होता है, मतलब यम प्रवस्था जब स्टार्ट होता है उसमें केंद्रक के विभाजन कैरियोकाइनेसिस से होता है, जो कि संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है और इसका अंतः कोशिका द्रव्य विभाजन, जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। अंतरावस्था को विश्राम प्रवस्था भी कहते हैं। वह प्रवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि व डीएनए का प्रतिकृतिकरण दोनों होते हैं। अंतरावस्था को 3 प्रवस्थाओं में विभाजित किया गया। पहला है पश्चसूत्री अंतराकाल प्रवस्था, जीवन फेज, और दूसरा है संश्लेषण प्रवस्था, यस फेज, और तीसरा है पूर्वसूत्री विभाजन अंतरकाल प्रवस्था, G2 फेज। पहला देख लेते हैं पश्चसूत्री अंतरकाल प्रवस्था, जीवन फेज। मतलब पश्चसूत्री का ही नाम है अंतरकाल प्रवस्था या फिर जीवन फेज। इसमें देख लेते हैं समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। जीवन प्रवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती हैं एवं लगातार वृद्धि करती है। मतलब जो जीवन फेज में होता है, कोशिका का उपापचयी रूप से सक्रिय होता है एवं हर समय वृद्धि करता रहता है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं करता। एम फेज, एस फेज है ना, एस फेज। दूसरा एस फेज या संश्लेषण प्रवस्था के दौरान, मतलब यस फेज का ही नाम है संश्लेषण प्रवस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। डीएनए का निर्माण होता है, यस वाले फेज में डीएनए का निर्माण होता है और इसकी प्रतिकृति होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दो गुनी हो जाती है। डीएनए की जो मात्रा होता है 2 गुनी हो जाती है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2 कार्बन से चिन्हित किया जाए तो यह बढ़कर 4 कार्बन हो जाता है। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। जीवन प्रवस्था में कोशिका द्विगुणित है। जीवन प्रवस्था में कोशिका जो होती हैं कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं या 2n गुणसूत्र हैं। मतलब जीवन प्रवस्था में कोशिका द्विगुणित होती हैं और 2n गुणसूत्र होते हैं। तो यस प्रवस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है। जीवन अवस्था में थी अर्थात 2n होगी। प्राणी कोशिका में यस प्रवस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होने लगता है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रवस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है।
G2 प्रवस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, जैसे हृदय कोशिका, और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदाकदा विभाजित होती हैं। ऐसा तभी होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं, जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था G0 कहते हैं। इस अवस्था की कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, लेकिन यह विभाजित नहीं होती। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होती है। प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित एवं द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है। पादप कोशिका इसके विपरीत पादप कोशिका में सूत्री विभाजन अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है। पादपों में पीढ़ी एकांतरण अध्याय 3 के उदाहरण के याद रखते हुए पादप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करें, जिनमें अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। इसमें 10वां वाला दूसरा देख लेते हैं। 10वां पॉइंट का दूसरा, सूत्री विभाजन अवस्था यम प्रवस्था। सूत्री विभाजन अवस्था यम प्रवस्था यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद पुनर्गठन होता है। जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे सम विभाजन कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कैरियोकाइनेसिस। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज, अंत्यावस्था टेलोफेज। पहला देख लेते हैं पूर्वावस्था। पूर्वावस्था में अंतरावस्था की यस व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। अंतरावस्था की यस व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। यस व G2 अवस्था में DNA के नए सूत्र बन जाते हैं, लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। गुणसूत्री पदार्थ के संघनन प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। गुणसूत्री सघन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्री द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। तारक काय व तारक केंद्र, जिनका अंतरावस्था की यस प्रवस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, इनकी निम्न विशेषताएं हैं। गुणसूत्री द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्री द्रव्य जो होता है संघनित होता है तो ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं गुणसूत्री द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। अंतरावस्था, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। अंतरावस्था के समय जिस तारक काय का द्विगुण हुआ है वह कोशिका में विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है। अंतरावस्था के समय जिस तारक काय का द्विगुण हुआ है वह कोशिका में विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है। प्रत्येक तारक काय सूक्ष्म नलिकाओं को विकसित करता है, जिसे तारक एस्टर कहते हैं। ये तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इसमें गाल्जिकाएं, अंतर्द्रवीय जालिका, केंद्रिका व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता है। दूसरा देख लेते हैं मध्यावस्था।
केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीयक अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यदि वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। मध्यावस्था गुणसूत्र दो संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े हुए होते हैं। गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तरकु तंतु के जुड़ने का स्थान से संरचनाएं काइनेटिकोर हैं जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थिर रहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्धगुणसूत्र एक ध्रुव से तरकु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है। वहीं इसका संतति अर्धगुणसूत्र तरकु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। तरकु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर परिबद्ध होकर ध्रुवों के तरकु तंतु से जुड़ जाते हैं। इसमें यह है प्रारंभिक पूर्वावस्था, दूसरा वाला है पश्च पूर्वावस्था, तीसरा है मध्यावस्था की ओर परिवर्तन, चौथा है मध्यावस्था। तीसरा देख लेते हैं पश्चावस्था। पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नई संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफ़ी दूर जाने लगता है तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है जो गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती हैं। पश्चावस्था की निम्न विशेषताएं हैं। गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र बिंदु अलग होने लगते हैं। अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। चौथा देख लेते हैं अंतरावस्था। सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंतरावस्था गुणसूत्र क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर चले गए असंघनित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता। वह अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप से एकत्रित हो जाता है। इस अवस्था की मुख्य घटनाएं निम्नवत हैं। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। दूसरा है पॉइंट गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। तीसरा है केंद्रिका गालजिकाएं व अंतर्द्रवी जालिका का पुनर्निर्माण हो जाता है। इसमें यह है पश्चावस्था और ये है अंतरावस्था, पश्चावस्था।